अभी तक हमने पढ़ा कि विकास हेतु एक आदर्श रोड मैप की आवश्यकता होती है। रोड मैप के अभाव में संसाधनों की क्या होती है? बर्बादी। योजना के द्वारा हम अपने सीमित संसाधनों से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम इस बर्बादी को जो रोड मैप के अभाव में होती है उसको क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम सीधे पृष्ठभूमि पे 2.2। तो क्या है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत के समक्ष 3 रास्ते थे अपने विकास हेतु। ठीक है कि हमको विकास करना है तो हम कैसे विकास कर सकते हैं, तो इसके लिए 3 रास्ते थे। पहला रास्ता था पूंजीवाद पर आधारित, जो तत्कालीन समय में अमेरिका और यूरोप के देशों में प्रचलन में था। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का क्या होता है? नियंत्रण होता है। तो इस वजह से उत्पादन के साधनों पे शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? प्राइवेट होती हैं। तो और पूंजीपतियों का उद्देश्य होता है कि लाभ कमाना। तो वो क्या करते हैं? अधिक से अधिक पैसे चार्ज करते हैं, जिससे क्या है, भारत के गरीब लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसीलिए भारत सरकार ने इसे नहीं अपनाया, क्योंकि भारत में बड़े स्तर पे लोग क्या थे? गरीब थे। तो फिर दूसरे रास्ते की तरफ देखा गया। तो दूसरा रास्ता था समाजवाद का, जो तत्कालीन समय में चीन, सोवियत यूनियन, जो आज इसमें 15 देश हैं, 25 दिसंबर 1991 को विघटन हो गया, जिसमें रूस उसका उत्तराधिकारी बनाया गया, रूस को। बाकी जो छोटे छोटे देश हैं कई, यूक्रेन जैसे अभी देखिए लड़ाई छिड़ी हुई है, तो यूक्रेन भी उसी का पार्ट रहा है। तो ठीक है, तो दूसरा रास्ता था समाजवाद। तो इसमें क्या होता है कि उत्पादन के साधनों पर पूरा सरकार का नियंत्रण होता है। यहाँ पे प्राइवेट चीज़ें नहीं होती। स्कूल होते हैं केवल सरकारी, हॉस्पिटल होंगे केवल सरकारी, यातायात की संस्थाएं होंगी केवल सरकारी। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि सरकार के पास पूंजी होना आवश्यक है। अगर सरकार के पास पूंजी ही नहीं होगी तो कहाँ से वो इतने अस्पताल बनाएगी, कैसे वो इतने स्कूल बनाएगी, कैसे वो इतने यातायात के साधन उपस्थित कराएगी। तो भारत सरकार के पास उस समय पूंजी भी नहीं थी, यानी क्या, संसाधनों का भी घोर अभाव था। तो इसलिए सरकार इसे भी नहीं अपनाई कि भाई इतनी लोगों को, इतनी बड़ी जनसंख्या को हम इतनी सुविधा प्रदान करने की स्थिति में नहीं थे। तीसरा था हमारा गांधी का सर्वोदय सिद्धांत। तो इसको हम लोग इसी चैप्टर में, इसी वीडियो में थोड़ा अगले, इसका एक हेडिंग है उसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये 3 रास्ते हमारे समक्ष थे। और परिस्थितियाँ देखिए कैसी थी। परिस्थिति भी बहुत बुरी थी। जब हमें स्वतंत्रता मिली तो उस समय क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, 1945 तक चला, 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तो इस दौरान क्या हुआ कि जब युद्ध चल रहा था तो भारत में खाद्यान्न संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो खाद्यान्न संकट की स्थिति उत्पन्न हुई। तो इस खाद्य संकट को दूर करने के लिए 1 दिसंबर 1942 को एक खाद्य विभाग की स्थापना की गई अंग्रेजों द्वारा, जो क्या करती थी, खाद्य आपूर्ति पर नियंत्रण स्थापित करती थी। ठीक है, इस खाद्य आपूर्ति नियंत्रण भी आगे टॉपिक है। ठीक है, तो वहाँ इसको हम नियंत्रण प्रणाली करके टॉपिक है, तो वहाँ इसको हम ज़्यादा बेहतर तरीके से और गहराई से अध्ययन करेंगे। तो आगे चलते हैं। तो 14 अगस्त 1947 को भारत विभाजन हो गया और पाकिस्तान एक अलग देश बन गया। तो यदि हम पाकिस्तान के नक्शे को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वहाँ से 5 नदियाँ जो जम्मू कश्मीर से होकर जाती हैं, 5 नदियाँ गुजरती हैं उसके मुख्य हिस्से से। इस वजह से वो वहाँ का जो क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है। ठीक है, तो भारत को उसको पहले जो क्षेत्र था वहाँ से बड़े स्तर पर जो है अनाज का उत्पादन होता था, जिससे पूरे भारत में उसकी सप्लाई की जाती थी। अब पाकिस्तान बट जाने के कारण खाद्यान्न संकट और बढ़ गया। इसके साथ ही पाकिस्तान बनने के कारण बड़ी संख्या में लोग उस समय पाकिस्तान छोड़कर भारत में आ गए। तो उनके पास तो कुछ था नहीं, तो उनके खाने पीने सारी चीज़ों का व्यवस्था किसे, भारत सरकार को ही करनी थी। तो इस वजह से ये स्थिति और भी विकट हो गई। अब इसमें गांधी जी क्या किए कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया तो नैतिक आधार पर जो है ना, ये जो नियंत्रण था, खाद्य नियंत्रण, उसका विरोध करने लगे। ठीक है, कि उनका मानना था कि इससे क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है। तो गांधी जी के विरोध के कारण इसे हटा दिया गया।
परंतु जैसे ही इसे हटाया गया वैसे ही कीमतों में, वस्तुओं की जो कीमतें थी उसमें भारी उछाल देखा गया, तो इसे फिर से वापस लागू कर दिया गया। ठीक है, तो इसी के साथ जो पृष्ठभूमि का पार्ट था वो खत्म होता है कि कैसी पृष्ठभूमि थी जहां हमको अपना वो विकास का रास्ता चुनना था। तो इन परिस्थितियों में और 3 रास्ते थे, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये अब ये एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रही है। तो अगला पॉइंट है 2.3 कि भ्रमकारी अधिव्यापन। ठीक है, तो अब इन देखते हैं कि इस भ्रम की स्थिति में भारत कैसे निकलता है। तो देखिए, ये जो 3 व्यवस्थाएं हमने पढ़ी, कौन कौन? पूंजीवादी, समाजवादी और गांधीवादी, जो सर्वोदय आधारित है। इन तीनों व्यवस्थाओं में जो हमने जो है क्या है कि ये पूर्ण रूप से क्या है, अलग अलग नहीं है। इसमें क्या है, कुछ समानताएं भी देखी जाती हैं। तो इसको समझने के लिए हमें गांधी के विचार को अब समझना है। जो मैंने कहा था कि आगे बताऊंगा गांधी का विचार, तो यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये हो गया गांधी। ठीक है, और इधर हो गया समाजवाद और दूसरी तरफ रखते हैं हम पूंजीवाद को। ठीक है, तो समाजवाद में क्या था कि समाजवाद गरीबों के कल्याण पर बल देता है, और महात्मा गांधी जी गरीबों के नेता माना जाता था महात्मा गांधी को, तो इसलिए वो गरीबों के क्या थे, प्रिय थे। दूसरी तरफ महात्मा गांधी जो थे वो आर्थिक गतिविधियां होती हैं उसमें राज्य के नियंत्रण के पक्षधर नहीं थे, तो इसलिए वो पूंजीपतियों के भी प्रिय थे। ठीक है, तो ये तो वो 2 चीजें हो गई महात्मा गांधी के विचारों से मिलती है। परंतु एक ऐसा क्षेत्र है जहां ये दोनों व्यवस्थाएं गांधी जी के विचार से सहमत नहीं थी। क्या था कि गांधी जी लघु एवं कुटीर उद्योग पर बल देते थे, परंतु समाजवादी एवं पूंजीवादी ये दोनों ही वर्गों का मानना था कि लघु और कुटीर उद्योग से जो है क्या है, भारत पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। ये अल्पकाल के लिए भले ही अपनाया जा सकता है या फिर बेरोजगारी दूर करने के लिए, लेकिन इन लोगों को लगता था कि किसी भी नए देश के विकास के लिए जो बृहद स्तरीय उद्योग है उसका होना क्या है, आवश्यक है, जबकि महात्मा गांधी लघु एवं कुटीर उद्योग पर बल देते थे। ठीक है, तो अब लेकिन इसमें समाजवाद और पूंजीवाद में एक अंतर था कि ये तो मैंने बृहद स्तरीय उद्योग चाहते थे, लेकिन समाजवादी चाहते थे कि ये सरकार द्वारा स्थापित हो और पूंजीवादी से चाहते थे कि उनके द्वारा स्थापित हो। ठीक है, इसमें एक पक्ष और था राष्ट्रीयकरण का भी। राष्ट्रीयकरण का अर्थ होता है कि अगर सामान्य भाषा में कहें, आम बोलचाल की भाषा में, तो जो प्राइवेट वस्तुओं को सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लेना, यानी कोई भी प्राइवेट जगह है, कंपनी है या कुछ है, तो उसको सरकार ले लेगी। ठीक है, जैसे एयर इंडिया को 1952 में सरकार ने ले लिया। पहले था टाटा एयरलाइंस का, टाटा का नाम सुने होंगे आप लोग, तो ये टाटा कंपनी का था, ये टाटा एयरलाइंस था। तो टाटा एयरलाइंस को भारत सरकार ने अधिग्रहण कर लिया, उसका नाम एयर इंडिया रख दिया। हालांकि हाल ही में फिर से इसको प्राइवेटाइज कर दिया गया और टाटा ने ही इसको वापस खरीद लिया। ठीक है, उसके बाद 1969 ईस्वी में इंदिरा गांधी की सरकार में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि पंडित नेहरू इसके स्वतंत्रता के पहले से ही पंडित नेहरू इसके पक्षधर रहे थे। तो जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो पूंजीपतियों को ये डर सताने लगा कि अब कहीं ये राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा, जितनी हमारी कंपनियां हैं सबका क्या कर दिया जाएगा, राष्ट्रीयकरण। परंतु कुछ राष्ट्रीय महत्व की जो चीज़ें थी उसी का केवल राष्ट्रीयकरण किया गया, बाकी चीज़ों को क्या कर दिया गया, यूं ही छोड़ दिया गया। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो क्या है नेक्स्ट में कि जो भारतीय पूंजीपति थे वो चाहते थे कि श्रमिक संघ एवं श्रम कानूनों पर जो क्या है, राज्य हस्तक्षेप न करे। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि ये श्रमिक संघ क्या होता है और जो श्रम कानून क्या होता है। ठीक है, तो श्रमिक संघ होता है, आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, एक गोविंदा की मैंने कोई मूवी देखी थी और भी कई मूवी में ऐसे सीन है, जब जो मजदूर यूनियन का, जिसमें हीरो मजदूर, कई मूवी ऐसी है जिसमें हीरो मजदूर यूनियन के लीडर रहे हैं, कुछ में गुंडे रहते हैं। हाँ, तो वो लोग क्या करते हैं कि कंपनी में हड़ताल कर देते हैं कि हम लोग काम नहीं करेंगे। तो वो ये काम कौन करता है, श्रमिक संघ। क्यों करता है, क्योंकि उसके कुछ मांग होती है, डिमांड होती है, और उसको जब पूरा नहीं किया जाता है तो क्या करता है, श्रमिक संघ द्वारा उसका विरोध किया जाता है। तो और श्रम कानून क्या होता है, तो श्रम कानून के अंतर्गत जो है क्या है कि श्रमिकों से ये मांग रखता है,
मालिकों से ये मांग रखता है कि हमको ये चीज़ चाहिए। अब क्या है श्रम कानून, जिसमें कई बार अब सरकार भी इस पर कानून बना चुकी है कि श्रम कानून में कैसे कैसे चीज़ों को होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत क्या क्या तय किया जाता है कि मजदूरी की मात्रा कितनी होगी, मजदूरी का भुगतान किस तरीके से किया जाएगा, कार्य का घंटा कितना होगा, बीच में भाई विश्राम अंतराल भी देना चाहिए, यानी विश्राम के लिए कुछ समय होना चाहिए, साप्ताहिक छुट्टी मिलनी चाहिए है, और जो छुट्टी हो वो सवेतन हो। कहने का मतलब कि उस छुट्टी के दिन का पैसा कटना नहीं चाहिए, समय समय पर बोनस मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं श्रमिक कानून के। अब ये जो जितने सिद्धांत हैं या श्रमिक संघ है या श्रमिक कानून है, ये सब क्या है, ये एक पूंजीपति वर्गों के विरोध पर आधारित था। तो गांधी जी ने इसका तभी तक समर्थन किया जब तक ये मित्रतापूर्वक था, यानी ये अगर इसमें विरोध होता है तो गांधी जी इसका समर्थन नहीं करते थे। इसके बाद का अगला टॉपिक जो है हम लोगों का 2.4 वो है भूमि नीति विषयक बहस। ठीक है, तो आते हैं सीधे भूमि नीति विषयक बहस पे। तो इसमें क्या है कि ब्रिटिश सरकार लाभ कमाने के उद्देश्य से कई भू राजस्व प्रणालियों की शुरुआत की, जैसे जमींदारी, रैयतवारी, महालवारी। इस सबको शॉर्ट में हम बता दे रहे हैं, हालांकि इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने थोड़ा बहुत इसको बताया था और आगे भी इसको बहुत डीप में पढ़ने को मिलेगा चीज़ें। तो सबसे पहले भारत में क्या था, इजारेदारी व्यवस्था थी। इसमें क्या होता था कि जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता था उसे 5 साल के लिए भूमि ठेके पर दे दी जाती थी। यानी कि मान लीजिए कि बोली लगाई गई 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, तो जो सबसे ज़्यादा बोली लगाया तो वो मान लीजिए कि कोई 10,000 बोली लगाया तो उससे 10,000 रुपये ले लिया जाएगा, उसको वो भूमि 5 साल के लिए दे दी जाएगी, जाओ कि तुम 5 साल इस पर उत्पादन करो और उससे बेच कर लाभ कमाओ। बाद में उसका समय घटाकर 1 साल कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद उसकी कमी, उसमें कुछ कमियां थी तो उसको दूर किया गया और लाया गया क्या, अस्थाई बंदोबस्त। तो इसमें क्या किया गया कि जमींदारों को भूमि का अस्थाई मालिक बना दिया गया। ठीक है, कुल वसूली का 10% भाग कंपनी को देना होता था। इसमें जितनी वसूली उसका 10वां हिस्सा जो है किसको, कंपनी को दे दीजिए। और जो जमींदार इस पैसा नहीं देता था ये वसूली का भाग, उसको क्या कर दी जाती थी, उसकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है रैयतवारी। इसमें क्या था कि रैयतों एवं किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया था। इसमें किसान स्वयं कंपनी को भू राजस्व देते थे। ठीक है, डायरेक्ट था। और तीसरा था महलवारी। इसमें क्या था कि मोहल्ला यानी गांव के मुखिया जो होते थे उन्हें ये जिम्मेदारी दी जाती थी कि वो पूरे गांव का माने सबसे वसूल कर, गांव के जितने भी लोग हैं उनसे वसूल कर और क्या करेंगे, वो कंपनी को दे देंगे। तो इन सभी व्यवस्थाओं के परिणाम स्वरूप भू स्वामित्व का जो असंतुलित वितरण देखा गया। इन योजनाओं के परिणाम स्वरूप भू स्वामित्व का असंतुलित वितरण देखा गया। तो इसी असंतुलन को दूर करने के लिए ही भूमि सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। तो इसके लिए क्या हुआ कि दिसंबर 1946 में जेसी कुमारप्पा के नेतृत्व में कांग्रेस की राष्ट्रीय योजना समिति की एक उप समिति थी भूमि सुधार संबंधी, हैं, उसने 3 सुझाव दिया। पहला कि जमींदारी उन्मूलन, यानी क्या किया जाए, जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। दूसरा कि किसानों को अधिभोक्ता का अधिकार दिलाना, अधिभोक्ता कहने का मतलब कि जमीन का जो है उनको अधिकार दिया जाए। तीसरा था कि भूमि धारण करने की अधिकतम सीमा तय की जाए, कि मतलब एक व्यक्ति के पास इससे ज़्यादा जमीन नहीं होगी। ठीक है, तब इसके पश्चात क्या हुआ कि जमींदारों द्वारा क्या किया गया कि क्षतिपूर्ति की मांग की जाने लगी। कहने का मतलब है कि जो जमीन जमींदारों से ली जा रही है उसके बदले उन्हें क्या दिया जाए, कुछ क्षतिपूर्ति के रूप में पैसा दिया जाए। तो संविधान सभा में भी संपत्ति के अधिकार पर जब चर्चा हो रही थी तब भी हम जो मुद्दा था वो बहस का केंद्र रहा। इसी बहस के दौरान एक राजा थे, उनका नाम था जगन्नाथ बख्श सिंह। उन्होंने कहा कि संपत्ति के अधिकार विषय का जो प्रारूप था उसमें क्या किया जाए, एक संशोधन किया जाए, यानी संशोधन का प्रस्ताव उन्होंने रखा। वो क्या था कि जमीन के बदले क्या दिया जाए, मुआवजा। ठीक है, इसके पश्चात क्या हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्पष्ट करते हुए एकदम कहा कि संशोधन के प्रस्ताव को क्या कर दिए, खारिज कर दिए। क्यों? उन्होंने कहा कि जमींदार लोग अथवा उनके प्रतिनिधि इस तरीके से भूमि सुधार कार्यक्रम को क्या कर देंगे, निष्फल कर सकते हैं।
उन्हें समय को पहचानना चाहिए और समय के साथ चलना चाहिए। उन्होंने घोषित किया कि जमींदारी उन्मूलन के लिए प्रांतों में विधान पहले से ही लागू किए जा रहे हैं और इस आशय के कानून संविधान लागू होने के पहले ही बनाए जाते रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि संविधान लागू होने से पहले ही क्या किया जा रहा है, ये लागू कर दिया जाएगा। तो बाद में संपत्ति के अधिकार संबंधित कोई, अभी संविधान लागू नहीं हुआ था ना 1947 में, तो इसीलिए संपत्ति, जब तक संविधान लागू नहीं होता है तब तक संपत्ति का अधिकार नहीं है। और इससे पहले ही हम क्या करेंगे, जमींदारी व्यवस्था को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। तो फाइनली इसी के साथ इस डिबेट का अंत हो गया।